गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर चल रहा है हमारा और उसका ये अब लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो दोस्तों, पहले 3 जो टॉपिक्स हो गए, होप सो आपने वो अच्छे से कर लिए होंगे। जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो करके आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो, ठीक है। मैं आप आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो देखो, ये लास्ट वीडियो है, इसमें मैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब देखो, हमारा जो संविधान है उसे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया मतलब एक्चुअली क्या किया, मैं आपको फर्दर वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो, हमारा जब संविधान बना तो वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में बना था, ठीक है दोस्तों। तो इसे हिंदी लैंग्वेज में भी बनाना एक डिमांड समझा लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमारी 40% जो आबादी है वो हिंदी बोलती है और 35 से भी ज़्यादा परसेंट जो आबादी है वो हिंदी बोलती तो नहीं है, पर वो हिंदी जानते हैं और कभी ना कभी हिंदी बोले हुए हैं, राइट। सो ये इम्पोर्टेंट बना देता है कि हमारा संविधान हिंदी में भी हो। तो वो कैसा पॉसिबल हुआ ये इस लेक्चर में मैं बताऊंगा। और इसी के साथ साथ इस लेसन के जो भी फैक्ट्स है, जो भी वन लाइनर क्वेश्चंस है जो कि पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर, जो भी एग्जाम्स हुए थे, पीसीएस का हो गया, ग्रुप सी के एग्जाम्स है, ग्रुप डी के एग्जाम्स है, राइट। तो वो फैक्ट्स पे भी डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। बट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है आप लोग ओपन कीजिए और मेरे साथ ये जो चैप्टर 2 है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट टू एक्सप्लेन criticism of the constitution assembly and basically its Hindi version, okay, and we will discuss about other facts. So let's start. So firstly we will discuss about criticism of the constitution, ठीक है। सो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारी, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझे, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या, ठीक है दोस्तों। मतलब मान लो आपने कोई एक चीज कही है, राइट, तो भले वो अच्छी चीज हो तो भी उस पर बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, राइट, टीका करेंगे, तो इसी को हम लोग क्रिटिसिज्म बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, दैट इज हमारा संविधान बनाया। फिर भी बहुत से लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्रिटिसिज्म ये पढ़ने वाला हूँ और एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मेंस के आंसर राइटिंग में ये काम आ सकता है, तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला फैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। अब रिप्रेजेंटेटिव बॉडी का मतलब क्या है दोस्तों? देखो, आपने अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था, नेहरू जी ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटली इंडियंस बैठेंगे और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेगा वो बेसिकली उसका इलेक्शंस होगा, दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज 18+ वोट, प्रॉपर वोटिंग होगा और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठेंगे। बट देखो दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम के जो हमारे लोग थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, राइट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग बैठे थे वो उन लोगों को आम जनता ने वोट नहीं किया था, राइट, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे। बट मेरे हिसाब से ये क्रिटिसिज्म गलत है, क्योंकि देखो, ये तो मेरा पॉइंट, मेरा व्यू पॉइंट है, आपका कुछ भी हो सकता है, बट मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म जो किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये तो पूरा गलत है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो उस टाइम कंडीशंस ही ऐसे थे कि हम लोग डायरेक्ट वोटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत पॉवर्टी थी, ठीक है। होप सो आपको फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्लियर हुआ हो, राइट। अब सेकंड क्रिटिसिज्म के बाद में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू हिंदू डोमिनेटिंग। अब देखो दोस्तों, ये जो साइमन और चर्चिल है ये दोनों ब्रिटिशर्स थे, राइट। इन ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो लोग बैठे हैं वो तो मैक्सिमम हिंदू लोग हैं, राइट, हिंदू डोमिनेटिंग कंट्री है। देखो दोस्तों, ये भी क्रिटिसिज्म पूरा पूरा गलत है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों?
देखो, ब्रिटिशों की पहले से पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल, मतलब हमें इंडिपेंडेंस होने के बाद भी ये लोग डिवाइड करना चाहते थे। मतलब उन्होंने एक ट्राई किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स है उनमें झगड़ा हो जाए, राइट। तो ये सारा सर गलत है, हिंदू डोमिनेटिंग, ठीक है। तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म था। थर्ड क्रिटिसिज्म आपके एम लक्ष्मीकांत में क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय ग्रैनविला ऑस्टिन। देखो, ये जो थर्ड क्रिटिसिज्म है ये कहीं ना कहीं वैलिड है। क्यों? देखो दोस्तों, मुस्लिम लीग तो सेपरेट हो चुका था, बट जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो ऐसी पार्टी थी कि वो खुद लड़ी थी पूरा फ्रीडम स्ट्रगल, और उस टाइम कोई अदर पॉलिटिकल पार्टी इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं थी। तो बट ऑब्वियस है कि इसके मेंबर जो है वो आपको दिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये कहीं ना कहीं वैलिड है, ठीक है दोस्तों। तो थर्ड क्रिटिसिज्म भी आपको समझ में आया होगा, राइट। फोर्थ क्रिटिसिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नॉट अ सोवरिन बॉडी। देखो, सबसे पहले सोवरिन का मतलब आपको जानना पड़ेगा। सोवरिन का मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो है वो नहीं लेती थी। मतलब उसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इस्टेब्लिश करने के लिए भी हमको ब्रिटिश लोगों की परमिशन लेनी पड़ी, ठीक है दोस्तों। सेकेंड, जिसके टोटल 11 सेशंस हुए, हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ है, राइट। और हर एक सेशन के टाइम हमें ब्रिटिशर से परमिशन लेनी पड़ती थी कि हाँ हम ये सेशन कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज नॉट अ सोवरिन बॉडी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, बट मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एक सोवरिन बॉडी थी क्योंकि उसमें टोटली इंडियंस बैठे हुए थे, राइट। वो तो परमिशन सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए ले रहे थे, ठीक है। फिफ्थ क्रिटिसिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज लीगल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो संविधान बनाया ना वो बहुत ही लीगल लैंग्वेज है दोस्तों। आप एम लक्ष्मीकांत की किताब तो ओपन किए ही है, राइट। मैं यहाँ एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत, क्योंकि बहुत ही लीगल लैंग्वेज है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सही क्रिटिसिज्म है फिफ्थ वाला, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू लीगल लैंग्वेज, ठीक है। सिक्स क्रिटिसिज्म क्या है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज इक्वल टू ड्रिफ्टिंग कमेटी। देखो, मैंने यहाँ लिखना भूल गया हूँ, ये जो क्रिटिसिज्म है ना ड्रिफ्टिंग कमेटी, ये नजरुद्दीन अहमद जो है, हमारे नजरुद्दीन अहमद जो है उन्होंने दिया था। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, देखो हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लग गए, तो बहुत सारा टाइम लग गया। बट मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म गलत है। देखो, कनाडा का जो संविधान है वो बनाने के लिए 9 साल लग गए थे, तो उसके हिसाब से तो हमारा 2 साल 11 महीने 18 दिनों में ही बन गया, और हमारी डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नजरुद्दीन अहमद ने जो ये ड्रिफ्टिंग कमेटी का जो क्रिटिसाइज किया है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को ड्रिफ्टिंग कमेटी कहते हुए, ये सरासर मुझे तो लगता है कि ये गलत है, ठीक है दोस्तों, ये वाला गलत है। और किसने दिया था ये, नजरुद्दीन अहमद। होप्स आपको क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्रॉपरली समझा होगा। सिक्स्थ वाले में आप नोट करके रख लीजिए, ये जो ड्रिफ्टिंग कमेटी है उसको नजरुद्दीन अहमद ने ये क्रिटिसिज्म दिया हुआ है, पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। हो सो मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ दोस्तों। आपको क्रिटिसिज्म जो किए हैं और क्यों किए हैं इसका प्रॉपर एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने, ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी में बनाने की क्या ज़रूरत थी। मैंने आपको बोला कि हमारी मेजॉरिटी जनता हिंदी में बात करती है, तो एक हमारा जो संविधान है तो बट ऑब्वियस है दोस्तों कि एक हिंदी में भी होना ही चाहिए। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, और आर्टिकल 394 ए में और आर्टिकल 394 ए ऐड हुआ, और उसमें पार्ट 22 ऐड हुआ, और इसके अंतर्गत हमारा हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। और ये जब हमारा हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दोस्तों, तब ठीक है, तब ये बोला गया कि हमारा जो हिंदी का कॉन्स्टिट्यूशन है
वो सेम टू सेम इंग्लिश जैसा होना चाहिए, मतलब वर्ड टू वर्ड उसका मीनिंग जो है वो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी तरह होना चाहिए। देखो दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, एक स्पेशल मेजोरिटी, एक सिंपल मेजोरिटी। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं एक सेपरेट उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। अभी सब इतना सिर्फ इतना याद रखिए कि 50th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा संविधान में जो है आर्टिकल 394A पार्ट 22 के अंतर्गत हमारा जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है संविधान के उसकी बात करेंगे। देखो, मई 1949 को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हम लोग ने ले ली। अब कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप क्या होती है दोस्तों, ये मैं बताता हूँ आपको। आपने दंगल मूवी देखी होगी, राइट? तो उसमें आपने देखा होगा कि जो गोल्ड मेडल जीतती है गीता फोगाट जी, राइट? तो वो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, राइट? कॉमनवेल्थ का मतलब क्या है, ऐसे देशों का ग्रुप है ये जिसने कभी राज किया था, मतलब उन कंट्रीज पे। ठीक है, मतलब ऐसी कंट्रीज जिसको पहले ब्रिटिश लोगों ने रूल किया हुआ था, राइट? ऐसी कंट्रीज का ग्रुप है कॉमनवेल्थ में। ठीक है, कॉमनवेल्थ ग्रुप। ठीक है, तो ये हम लोग ने ज्वाइन कब किया, मई 1949 को। और देखो दोस्तों, ये कोई ज्वाइन करना ज़बरदस्ती नहीं थी, इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट हमें लगा इसलिए हम लोग इसके मेंबर हो गए। चाहिए तो हम इसकी मेंबरशिप निकाल भी सकते हैं, इससे बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखो सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट, 24 जनवरी। अब 24 जनवरी को क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया। ये भी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, लास्ट मीटिंग भी थी हमारी 24 जन 1950 को। ठीक है, तो ये डेट्स है ना दोस्तों, मैं टाइम पास के लिए नहीं ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं MCQs में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, तो हमारा नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, ये हम लोग ने अडोप्ट किया। देखो दोस्तों, मुझे यहाँ स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ डेट्स लिखे हुए हैं और ओरली जो है मैं बता रहा हूँ। प्लीज़ दोस्तों थोड़े आप एडजस्ट कर लेना, बुक तो आपके सामने है ही। ठीक है, तो 22 जनवरी 1950 को क्या हुआ, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग अडोप्ट किया। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, जनगण मन। नेशनल एंथम क्या है, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, 26 जुलाई 1947 को क्या किया, हमने हमारा नेशनल फ्लैग अडोप्ट किया। 26 जनवरी 1950 को क्या किया, देखो ये मैंने बहुत बार बता दिया है दोस्तों, आप मुझे कमेंट में बताएं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, टोटल सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो 11 सेशंस हुए। लास्ट लेक्चर में ही मैं आपको बताया हूँ कि फर्स्ट सेक्शन कब हुआ। फर्स्ट सेशन हुआ December 9, 1946 को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि 11th सेशन कब हुआ था। ठीक है, तो हमारा संविधान बनाने के लिए टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। टोटल 114 वर्किंग डेज थे। हमने 60 डिफरेंट कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया और फिर जाके हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और टोटल खर्चा 64 लाख रुपीज़ आया। ठीक है दोस्तों, अब देखो अंबेडकर जी जो थे उनका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, हमारा संविधान बनाने में। तो इन्हें मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट आप नोट कर लो, उनको चीफ ड्राफ्ट पर्सन भी बोला गया है, लॉ मिनिस्टर बोला गया है, मॉडर्न मनु बोला गया है। ठीक है, तो ऐसी जो ख्याति थे उनको दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, वैसे तो मॉडर्न मनु अंबेडकर सर को बोला गया है, बट जो मनु नाम की जो बुक है मनु, वो बहुत ही जाति में बिलीव करती है, उसमें बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया हुआ है कास्ट का, इसीलिए अंबेडकर सर को ये बुक पसंद नहीं है पर्सनली। ठीक है, ये फैक्ट तो बुक में दिया नहीं है बट मैंने ऐसे ही डिस्कस कर लिया। ठीक है, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था दोस्तों, ये आप ध्यान से सुनो, तब 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप भी करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं और कितने पार्ट्स हैं। ठीक है,
अब आपको स्क्रीन पे 4 नाम दिख रहे, BN राव, इनगर, ठीक है, SN मुखर्जी, ठीक है। और देखो, तो ये BN राव कौन थे? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब देखो, हमारे संविधान का कोई प्रोविजन बनाया, ठीक है, आर्टिकल्स बनाए, तो उसको बोलते हैं ना कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे जो सजेशंस थे उसको देने वाले कौन थे? BN राव थे। इसलिए उनको क्या कहा गया, कहा है, ठीक है, उनको कहा गया है कि एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इसीलिए उनको ऐसा कहा गया। इनगर कौन थे? सेक्रेटरी थे, ठीक है। SN मुखर्जी कौन थे? वो बेसिकली चीफ ड्राफ्ट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। आप देख सकते हैं फैक्ट्स में लास्ट में दिया है M लक्ष्मीकांत में, ठीक है। आप बुक ओपन करके रखिए, ठीक है। फिर आएंगे हम लोग लोगो। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लोगो क्या था? बेसिकली हमारे संविधान का लोगो क्या था? तो एलिफेंट था दोस्तों, आप नोट कर लीजिए ये बात, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा प्रियम्बल है, हम लोग इंग्लिश वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारा संविधान इंग्लिश में लिखा गया था, जो भी प्रियम्बल हमारा इंग्लिश में लिखा गया था, उसकी कैलीग्राफी किसने किया? ठीक है। कैलीग्राफी का मीनिंग क्या है दोस्तों? कि स्टाइल में लिखना। तो इसका कैलीग्राफी किया है प्रेम नाम के जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने। और देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किसने किया? तो 3 लोगों ने किया, एक सिन्हा, दूसरे थे बोस, और तीसरे थे शांति निकेतन, ठीक है दोस्तों। और प्रियम्बल को किसने डेकोरेट किया? तो प्रियम्बल को सिर्फ सिन्हा नाम के जो इंसान है उन्होंने डेकोरेट किया। वैसे ही हमारा जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप 16 पॉइंट देख सकते हो, हमारा जो हिंदी वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको किसने कैलीग्राफी किया? तो वसंत कृष्णन नाम के जो एक थे व्यक्ति, उन्होंने किया। तो आप याद रखिए वसंत कृष्णन, ठीक है। और हिंदी वर्जन जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेकोरेट किसने किया? तो बोस ने किया, ठीक है। तो 17th फैक्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारी जब बनी थी, जब वो 389 सीट्स वाली है ना, जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के पहले बनी थी, राइट। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसमें हमारे गांधी जी नहीं थे, ठीक है, और वैसे ही मोहम्मद जिन्ना नहीं थे। और देख लीजिए, उस टाइम भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी हमारी, उसमें 15 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी थी, जिसमें हर एक कास्ट को, हर एक सेक्ट को जो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। फिर आप लोग देख सकते हैं कि 18 पॉइंट, हमारा जो प्रियम्बल है वो एक्चुअली इनेक्ट कब हुआ? इनेक्ट का मतलब मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ चिल्ला कर। इनेक्ट का मतलब है लागू होना, ठीक है, सॉरी पास होना तो हमारा प्रियम्बल कब पास हुआ? ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हुआ, और ना 26 जनवरी 1950 को नहीं हुआ, ठीक है। मतलब देखो, 26 नवंबर 1949 को हाफ प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के वो ऑलरेडी लागू हो चुके थे दोस्तों, ठीक है। तो उसी समय हमारा प्रियम्बल भी है वो लागू हो गया, इनेक्ट हो गया, ठीक है, पास हो गया, ठीक है दोस्तों। और 26 जनवरी 1950 को आधे जो रिमेनिंग प्रोविजंस थे वो भी हम लोग ने लागू कर लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो हमारा संविधान जो है वो एक टाइम पे लागू नहीं हुआ है, 2 डिफरेंट फेजेस में लागू हुआ है, ठीक है। तो फाइनली ये चैप्टर जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने कंप्लीट किया है दोस्तों, ठीक है। आने वाली वीडियो में मैं PYQ जो है इस लेसन के, यूपीएससी के प्रीलिम्स के, ठीक है, मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। और आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे चुका हूँ, तो उस पर आप DM करके जो है डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं भले ही ऐसे बोर्ड पे वीडियोस बना रहा हूँ, बट मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, आप समझ सकते हैं। आप एक बार वीडियोस रेफर करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यूपीएससी के वो देख लीजिए।
मैं आपको चैलेंज करता हूँ दोस्तों, आपको ज़रूर जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो ही जाएंगे, मेरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। थैंक यू। तो आने वाले वीडियो में मैं अपना साइलेंट फीचर जो है वो लेसन डिस्कस करने वाला हूँ। सो ठीक है, गुड बाय।